तो टीवी डॉट एड, पहली चीज तो मैं बताता हूँ टूल बार क्या है, ये पूरी लाइन है। आपको पता है जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सेव ऑल पे क्लिक करूंगा, तो ये देखने वाले आपके क्या है, आइकन्स हैं। और देखने को आइकन्स लग रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये क्या है, एक बटन है। तो बटन पे क्या लगाते हैं हम, आइकन्स, और उस पर हम क्या करेंगे, सेट। कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिया, न्यू जे बटन। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, सपोज सेव, आपने एक और चीज नोटिस की है, टूल बार या तो नॉर्मली टॉप पे ही है या फिर हम उसको बॉटम पे भी दिखा सकते। मैंने ऐसा लिखा, गेट कंटेंट पेन डॉट एड, ब्रैकेट में दिया टीवी। लेकिन ये टूलबार दिखेगा कहाँ, इसको टूलबार की लोकेशन दिखाना कंपलसरी है। तो मैंने ऐसा लिखा, आपको एक लेआउट मैंने बताया था, बॉर्डर लेआउट। उसमें आपको मैंने 4 चीजें वैसे बताई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसमें एक दो चीजें और होती हैं, एक होता है पेज स्टार्ट और एक होता है पेज एंड। अगर मैंने पेज स्टार्ट लगाया तो मेन्यू बार तो टॉप पे ही आएगा, और देखिए टूल बार कहाँ आएगा, ये टूल बार। पर आप बोलोगे इसमें तो ऐसे आइकन्स आने चाहिए, ये तो सिंपल एक बटन बने। अच्छा, इन पे कोड वैसे ही लिखना होगा क्योंकि ये बटन है, तो जैसे नॉट इन पे आपने एक्शन लिस्टनर लगाया, तो इस पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा। लेकिन आइकन्स कैसे आएंगे, तो आप अपने मशीन पे कुछ जेपीजी पीएनजी फाइलों को सर्च कर लीजिए। आपको अपनी मशीन पे बहुत सारी जेपीजी और पीएनजी फाइलें मिलेंगी। क्यों मिलेंगे आपको अपनी मशीन पे, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, उनमें जो आइकन यूज हुए हैं वो आइकन हम अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इतने सारे मेरे पास ये फोटोज मुझे मिल रही है पीएनजी, ये जैसे एरो है, मोर है। कुछ आइकन्स मुझे अपने मशीन में ढूंढने होंगे, ये तो नेट से भी मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये इतना छोटा सा आइकन ईमेल का है, एक एनवेलोप बना हुआ है, ये ईमेल का एक आइकन। आइकन का साइज थोड़ा ध्यान रखिएगा, पीएनजी फाइल है। और भी मैंने बहुत सारे रखे थे, जैसे ये आइकन है, बी एडिट, ड्रॉप, एम टी, यही मुझे अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो आप इसका लोकेशन जरूर देख लिया, ई कहाँ, आई एम जी में, प्रोग्राम इमेज का नाम क्या है, बी एडिट, और एक्सटेंशन क्या है इसका, पी एन जी। तो जब आपको ऐसा दिखाना हो, तो न्यू इमेज आइकन। इमेज आइकन होता है सिस्टम की किसी भी इमेज को रीड करके उसको आप लेबल पे, बटन पे, स्क्रीन पे, बैकग्राउंड में कहीं भी सेट कर सकते हो। लेकिन इमेज को रीड करना जरूरी है, जो रीड किससे होगा, इमेज आइकन से होगा। और मैंने यहाँ पे सेव की जगह अब इमेज का क्या दिया है, पाथ। ये पाथ मैं अपने मशीन का दे रहा हूँ, फोटो भी मैं अपनी मशीन की दे रहा हूँ। आप ऐसा मत करना कि एग्जैक्टली सर यही लिखा था, बोले सर फोटो नहीं आ रही। तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं लिखना है, आपको आपको अपनी मशीन का फोटो का पास देना। लेकिन ध्यान रखिए वॉलपेपर टाइप की फोटो मत दे दीजिएगा जो पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन की होती है, कुछ आइकन टाइप का ही ढूंढिएगा। फाइनली सिंटेक्स आपके सामने है। ये टीवी डॉट एड, टूलबार डॉट एड है। आपको जितने आइकन चाहिए, आइकन बेसिकली एक बटन है, और बटन को आपको आइकन फोटो कैसे दिखेगी, न्यू इमेज आइकन। इमेज आइकन एक बार फिर से बता दूं,
सिस्टम की किसी भी इमेज को रीड करके आप उसको बटन पे, लेबल पे या किसी भी कंट्रोल पे दिखा सकते हो। बस जब उस न्यू लेबल कर रहे हो तो न्यू लेबल के अंदर टेक्स्ट न लग के न्यू इमेज आइकन, न्यू बटन कर रहे हैं तो न्यू इमेज आइकन। अभी मैं अगर इसको रन करूंगा, देखिए ये दो आइकन बन के आ गए। अब इन पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इस बटन पे कोई एक्शन लिस्टर नहीं लगाया। सेम बटन पे जैसे एक्शन लिस्टर लगाते हैं तो इस पे क्या होता है, मेरा टूल बार भी क्या होता है, वर्क करता है। अभी हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये टूल बार और विंडोज में जो टूल बार आते हैं वो अलग है, क्योंकि ये थीम जो ले रहा है ये जावा की थीम ले रहा है जो बाय डिफॉल्ट मेटल थीम होती है। स्विंग में एक ऑप्शन होता है थीम चेंज करने का। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, थीम में हम उस थीम में अब क्या कर सकते हैं कि सपोज हमको कोई विंडोज की थीम चाहिए हो या फिर हमको लाइनक्स की थीम चाहिए हो, बाय डिफॉल्ट जो आप ये मेटल और ग्रे में देखते हो वो मेटल थीम होता है। तो टूलबार जिनको करना है उनके लिए इतना सिंटेक्स मैंने बता दिया। एक टूलबार का ऑब्जेक्ट बनाइए, एक न्यू इमेज आइकन करिए, और टूलबार को जैसे ये पेज का स्टार्ट लिखा है, अगर मैं पेज स्टार्ट की जगह पेज एंड कर दूं तो अभी देखिए वही टूलबार मेरे पास कहाँ आता है, वही टूलबार देखिए टॉप पे ना आके कहाँ रहा, बॉटम पे। इन सब की आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आगे चल के जब वेब डिजाइनिंग करेंगे, एंड्रॉइड ऐप डिजाइनिंग करेंगे, तो आपको पहले से विंडो डिजाइनिंग या विंडो प्रोजेक्ट बनाते बनना चाहिए, तो ये आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट आज मैं जीयूआई का एक और प्रोग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डेटाबेस हैंडलिंग करेंगे। तो डेटाबेस हैंडलिंग में क्या क्या करना है उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अभी हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं, जैसे हमने क्विज का एक प्रोग्राम बनाया था, मेरे ख्याल से सबने किया होगा क्विज का ही प्रोग्राम, ये वाला जो भी हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने बाद में 5 से 10 क्वेश्चन दिए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली ये आपके प्रोग्राम से डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, डेटाबेस से आए, और जो रिजल्ट होता है वो भी कहाँ से है, वो डेटाबेस से है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऑनलाइन पे मुझे समझानी है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता कैसे है। तो उसके लिए पहले तो हम थोड़ी सी तैयारी कर लें। आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, जिनको मैंने जेडीके का सेटअप दिया था पहले, क्या उनके पास जो जेडीके 12 का सेटअप दिया था उनके पास ये पोस्टग्री एसक्यूएल रखा हुआ है क्या? अगर ये पोस्टग्री एसक्यूएल रखा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको शेयर तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, करीब 160 MB का है। तो आपको 160 MB का पोस्टग्री 10, ध्यान से रखिएगा, पोस्टग्री 10, और सभी का विंडोज 10 होगा तो विंडोज 64 बिट का डाउनलोड करना है। तो फिर डाउनलोड कहाँ से करेंगे? तो पोस्टग्री है क्या, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ पोस्टग्री क्या है। तो पोस्टग्री डाउनलोड कहाँ से करेंगे? गूगल पे करेंगे हम फ्री डाउनलोड पोस्टग्री 10, याद रखिएगा सभी लोग, फ्री डाउनलोड पोस्टग्री 10। इसमें जो सेकंड लिंक आएगी, इसमें जो इसमें जो सेकंड लिंक आएगी विंडोज इंस्टॉलर, उस पर हमको क्लिक करना है। सभी लोग जो लोग थोड़ा इंस्टॉलेशन में वीक हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, पोस्टग्री 10 विंडोज इंस्टॉलर। तो ये वाली विंडो ओपन होगी विंडोज इंस्टॉलर में। हमको इसका 12 नहीं करना है, 11 नहीं करना है, 10 करना है। 10 का एक सॉफ्टवेयर डाउन होगा, पोस्टग्री 10। तो पोस्टग्री 10 को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो पोस्टग्री 10 है क्या? पोस्टग्री 10 आपने सुना होगा, जिनको ही पता है कि डेटाबेस एक चीज होती है। तो मैं आपको दो चीज और बता रहा हूँ, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। सबको क्लियर है? क्या डाउनलोड करना है? पोस्टग्री का 10 एडिशन ही डाउनलोड करना है। जिनका 64 बिट है वो 64 बिट पे करेंगे, और जिनका 32 बिट है, जिनका 32 बिट है वो 32 बिट लेंगे। पोस्टग्री एसक्यूएल 10, ये सबको डाउनलोड करना है।
सबको डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड है ये, इसमें कोई भी आपको वो नहीं करना है, लाइसेंस वगैरह नहीं लेना है। क्या सर्च कराया था? फ्री डाउनलोड पोस्टग्री 10, और ये पोस्टग्री का हमको कौन सा इंस्टॉल करना है? 10 एडिशन। और नहीं तो जिनको मैंने जावा 12 का सेटअप दिया होगा उनके फोल्डर में ये चीज़ होगी पोस्टग्री। तो ये बेसिकली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा नोटपैड में ही लिख रहा हूँ आपको। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है फ्रंट एंड और एक पार्ट होता है बैक एंड। मेरी तरह सबको पता है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। नॉर्मली जो हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट का GUI डिजाइन कर रहे हैं, या जो यूजर को व्यू होगा, यूजर को व्यू होगा। तो जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, उसमें होम दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है, वो सब आपको दिख रहा है, जो शायद HTML बना होगा। वहाँ HTML हमारा क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया। और अभी हम जो GUI डिजाइन कर रहे हैं, हम तो प्योरली जावा में कर रहे हैं। तो जो फ्रंट एंड होता है वो बेसिकली GUI डिजाइन होता है, यूजर को जो दिख रहा है वो होता है, या वो लैंग्वेज होती है जिसमें वो सारे यूजर के लिए क्या बनाए गए हैं? फॉर्म्स। जैसे मैंने क्विज का फॉर्म बनाया, नोटपैड बनाया, आज एक और बनाऊंगा, वो भी आप देखेंगे। फिर आपने सपोज न्यू यूजर का फॉर्म देखा, तो न्यू यूजर का GUI फॉर्म किस में डिजाइन हुआ होगा? जावा में या किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में डिजाइन है। न्यू यूजर पे जब आपने सारी इंफॉर्मेशन सेव कराने के लिए सबमिट पे क्लिक किया, तो आपको तो नहीं दिख रहा कि आप फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं तो ये कहाँ जाके सेव हो रहा है, या न्यू रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जाके सेव हो रहा है। तो जो डेटा जहाँ जाके सेव होता है, डेटा जो जहाँ जाके सेव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकएंड डेटा सेव। तो आपने सभी ने मेरे ख्याल से DBMS का नाम सुना ही है, सभी ने RDBMS का सुना है। तो डेटाबेस की अब जैसे हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, उसका नाम क्या है? SQL। ये सबको क्लियर हो गया? क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब हमारा क्या होगा? डेटाबेस हैंडलिंग आएगी। डेटाबेस हैंडलिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, वेब एप्लीकेशन बनाएं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, उन सभी में अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अपनी ऐप में आपको वीडियोस और ये सब दिए हैं। इसी की मैंने एक वेबसाइट बना दी है। वेबसाइट मैंने पूरी किसमें डिजाइन की? HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS। लेकिन डेटाबेस में वही लेता है। मतलब जो वीडियो में एक बार डाल दूं, तो यूजर अगर मोबाइल से देखे या यूजर वेबसाइट से देखे, दोनों को डेटा क्या मिलेगा? सेम। सेम रजिस्ट्रेशन है, सेम नोट्स है। तो एक नोट्स अगर मैंने शेयर किया है, तो ऐसा नहीं करना कि मुझे वेबसाइट के लिए अलग या किसी चीज के लिए अलग। एक बार बना दिया, वो सबके लिए होगा। जो डेटा सेव हो रहा है वो मेरा कॉमन सेव हो रहा है। अब मैं उसी डेटा को, जो मेरी ऐप का है, उसी डेटा को मैं मोबाइल से भी एक्सेस करवा रहा हूँ आप लोगों से, और अभी से उसकी वेबसाइट भी दूंगा, तो आप वेबसाइट से भी सारे वीडियोज वगैरह देख सकते हैं। लेकिन डेटा क्या है? कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है डेटाबेस। वैसे भी आपको SQL आना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज में डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस असिस्टेंट, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी रहती है। तो डेटाबेस की जब बात निकली है, तो डेटाबेस किसमें होता है हमारा, जिसको हम बैकएंड बोल रहे हैं। और लैंग्वेज आपको कौन सी आनी चाहिए? SQL। तो किसी को पता है SQL का फुल फॉर्म? तो मुझे चैट पे भी बता सकता है अगर किसी को पता है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि आप लोग सब लोग यही हैं कि नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा SQL का फुल फॉर्म क्या है? Structured query language. क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, चलिए बहुत अच्छा, आपको पता है। तो आपको ये बताइए, आपने डेटाबेस के लिए अच्छी, सबने अच्छा सुना है हुआ है। डेटाबेस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर सुने हैं? मैं अब आपको बताता हूँ, आपने शायद सुना होगा। एक सुना होगा MySQL। और बताते जाइए, चैट पे भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही। अरे नंबर वन सॉफ्टवेयर, मैं तो भूल ही गया, ऑरेकल। और बताइए, डेटाबेस का और कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक तो अभी लिख सकते हो, मैं अभी इंस्टॉल करने के लिए बोला, PostgreSQL। चलिए एक और बहुत अच्छा आया मेरे पास सजेशन, SQLite। ये भी बहुत अच्छा है, SQLite। एक आता है NoSQL।
नाम ही उसका नो एसक्यूएल है। फायरबेस को जो आपने आंसर दिया उससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि फायरबेस डीबीएमएस का तो सॉफ्टवेयर नहीं है। फायरबेस सिंपली डेटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन उसमें डेटा को ऑपरेट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल नहीं चलती। फायरबेस का काम है, आपका कोई डेटा टाइप चेक नहीं करता। फायरबेस ना उसको कैरेक्टर से मतलब है, ना इनपुट से, ना किसी चीज से कोई मतलब नहीं। वो सिंपली डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। हम फायरबेस में, अगर आप थोड़ा बहुत डीबीएमएस जानते हैं दीपक, तो उसमें हम प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फायरबेस सिंपली क्या है, डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो कि हम ये चाहते हैं, जब कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक का हमने करोड़ों यूजर होंगे, इलेक्ट्रिक के, मोबाइल के करोड़ों यूजर होंगे, बैंक, अगर एसबीआई बैंक की हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया कम से कम उसकी 1-2 लाख ब्रांच होंगी, और एक ब्रांच में कम से कम 5 लाख और 10 लाख लोगों के अकाउंट होंगे, हर फैमिली से होगा। तब हमको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, और हर दिन ना जाने कितनी एंट्री हो रही है, तो वो उसके लिए फायरबेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइमरी, जब अगर डीबीएस पता आपको, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हाँ, लेकिन फायरबेस को हम डेटा पार्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल हो गया, ऑरेकल हो गया, पोस्टग्री हो गया, एसक्यूएलाइट हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, और एक आप भूल गए बहुत फेमस, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। एक माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। ये सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, और इन सभी सॉफ्टवेयर में एक खास बात है, जो लैंग्वेज चलती है वो क्या चलती है, एसक्यूएल। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने बैकएंड एसक्यूएल लिया। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, हम बैकएंड माइस्क्यूएल लेंगे, या ऑरेकल, या पोस्टग्री लेंगे। क्लियर है? कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे मशीन पे एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो रहा। मैं आप एक्चुअली मैं आपको टर्म भी ठीक करना चाहता हूँ, तो एसक्यूएल कभी इंस्टॉल नहीं होगा। एसक्यूएल लैंग्वेज इन सारे सॉफ्टवेयर में चलती है। तो आपकी मशीन पे माइस्क्यूएल इंस्टॉल होगा, ऑरेकल, ऑरेकल में भी एसक्यूएल क्वेरी चलेगी, माइस्क्यूएल में भी एसक्यूएल क्वेरी चलेगी। अगर आपने क्वेरी सुनी भी होगी, क्रिएट टेबल, इंसर्ट, अपडेट, ऐसी क्वेरी। तो बैकएंड के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल। और फ्रंट एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना जो जावा है वो यूज करेंगे। तो मैं अभी आपको पोस्टग्री एसक्यूएल का सेटअप का इंस्टॉलेशन भी बताता हूँ, ठीक है, कैसे हमको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? तो कुछ कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक हो गया बैक एंड। कोई डाउट है किसी के कुछ? बैक एंड में हम क्या यूज करेंगे, पोस्टग्री एसक्यूएल। फ्रंट एंड में हम क्या यूज करेंगे, जावा। जो प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करते हैं वो हम करते हैं जावा में। खास बात है, यही जावा एंड्रॉइड में लगेगी, यही जावा वेब में लग जाएगी, यही जावा डेस्कटॉप पे लग जाएगी। आप एक बार डेटाबेस हैंडलिंग करोगे, आपके तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वेब का हो। और बैकएंड किसको बोलते हैं, डेटाबेस का। तो आपका जब कोई इंटरव्यू होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड और बैकएंड क्या है। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। सभी लोग इंस्टॉलेशन को एक बार देख लीजिए, कैसे उनको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद कुछ और चीज, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग वाकई में स्विंग पैकेज कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन बताता हूँ। इंस्टॉलेशन देख लीजिए, इंस्टॉलेशन में क्या क्या करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा कुछ डाउनलोड होगा, पोस्टग्री एसक्यूएल 10.8। तो मैंने डबल क्लिक किया है, आप देख लीजिए मेरे मशीन पर भी नहीं है। मैंने 64 इसलिए लिया क्योंकि आपको क्लियर होगा, विंडोज जो है मैंने 10 डाला है, 64 में। इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस का, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ ये देखिए आ गया, वेलकम टू पोस्टग्री एसक्यूएल सेटअप विजार्ड। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है, सब कुछ आंख बंद करके नेक्स्ट नहीं करना है। बोले इंस्टॉलेशन तो चल ही रहा है जब तक हम घूम के जाते हैं। इसमें से स्टैक बिल्डर नहीं लेना है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। स्टैक बिल्डर जो लोग लेंगे उनके में कभी इंस्टॉल नहीं होगा। डेटाबेस चाहे ऑरेकल हो चाहे पोस्टग्री हो, एक ही बार इंस्टॉल करना है। जितनी बार अगर आपने गलत किया तो जितनी बार इंस्टॉल करेंगे उतनी बार आपकी मशीन की स्पीड स्लो होती आएगी, क्योंकि हर बार वो एक नई सर्विस इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ से मुझे
स्टैक बिल्डर चूज नहीं करना है। इसमें मैं बता दूं आपको, कमांड लाइन का मतलब है जो कंसोल से किसी को करना हो, और एडमिन से लेंगे तो जीयूआई पे जाएगा, लेकिन हम सब कुछ किससे लेंगे, कमांड लाइन से। ये बता रहे हैं कि आप जो भी डेटाबेस बनाएंगे वो कहाँ पे रखेंगे, तो कभी डेटा का बैकअप रहना रहा आपके प्रोजेक्ट का, तो आप देख लीजिए लोकेशन क्या है। ये पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस का सुपर यूजर का पासवर्ड कोई चेंज करना है, कोई भी पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, है ना। मैं क्लियरली बता दूं, कोई भी पासवर्ड नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट जो सबका पासवर्ड रहेगा पोस्टग्री। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा भी पोस्टग्री रहेगा बाय डिफॉल्ट, और आप लोग भी कोई पासवर्ड नहीं दोगे तो आपका भी क्या रहेगा, पोस्टग्री, जैसे कोडिंग में। नहीं तो होगा क्या, आप कोडिंग जो मैं लिखूंगा आप भी वही लिख लोगे, और फिर आपका पासवर्ड अलग है, मेरा पासवर्ड अलग है, मैं पोस्टग्री लिखूंगा ये। हाँ, जो इंटेलिजेंट है इतना याद रख सकते हैं कि उन्होंने क्या पासवर्ड दिया, और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो किसी भी तरीके से इसको आप रीसेट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड पोस्टग्रीज रहेगा। चलिए वो ले नहीं रहा है, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप यही कर रहा हूँ, पोस्टग्रीज। सभी को यही पासवर्ड देना है, POSTGRES, POSTGRES, पोस्टग्रीज। यूजर का नाम भी पोस्टग्री रहेगा, और पासवर्ड भी मैंने क्या दिया, पोस्टग्री। कोई लोग अगर कोई दूसरा पासवर्ड दे रहा है तो याद रखेंगे, नेक्स्ट ये नहीं बोलेंगे कि मैं पासवर्ड भूल गया। ये देखिए एक क्या लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर। कोई बताएगा ये पोर्ट नंबर क्या है। किसी को क्लियर है, बताइए पोर्ट नंबर क्या है। तो वैसे तो ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग में आएगा, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में आएगा पोर्ट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं, कुछ लोगों ने शायद सुना हो HTTP पोर्ट 80। HTTP पोर्ट 80 का मतलब ये कि हम HTTP प्रोटोकॉल का कोई भी डेटा लेंगे तो वो हमारी मशीन से, हमारी मशीन के किस पोर्ट से इन और आउट होगा, पोर्ट नंबर 80 से। हमारी मशीन में जो टोटल पोर्ट होते हैं, है ना, मशीन में जो पोर्ट होते हैं, है ना, वो टोटल पोर्ट होते हैं 65535। नंबर ऑफ पोर्ट मशीन में, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पोर्ट जो मशीन में अवेलेबल होते हैं वो कितने होते हैं, 65535। अब आप ये मत सोचते हैं 4 या 5 होते हैं, कीबोर्ड का पोर्ट, माउस का पोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल पोर्ट की, नेटवर्किंग के पोर्ट की। जब इंटरनेट से डेटा हमारे पास आता है, इंटरनेट से डेटा हमारे पास आता है या इंटरनेट से डेटा जाता है, तो आप हमेशा वेबसाइट पे लिखते हो HTTP। HTTP का वेब ब्राउजर पे आप लिखते हो तो वो हमारी मशीन के किस डोर से आता और जाता है। आप ऐसा समझ लिए कि आपके पास, आपके घर में इतने नंबर ऑफ डोर हैं, और ज़्यादा होगा इतने, तो आपके घर में इतने नंबर ऑफ डोर है, उनमें से आपने बोलिए कि डोर नंबर जो 80 है उससे सिर्फ पापा ही अंदर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। एक एग्जांपल थी, तो डोर नंबर 80 से हमने फिक्स कर दिया कि सिर्फ HTTP डेटा ही सिर्फ क्या हो सकता है, इन हो सकता है, आउट हो सकता है। ये सब फायरवॉल में आप थोड़ा सा भी मैं आपको बताऊंगा जब नेटवर्किंग पे आएंगे, पोर्ट 80। तो वो यही बोल रहा है, आपने शायद और भी सुने हो लोगों ने, FTP 21, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप वेब ब्राउजर से वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं वो HTTP है, और जब फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी मशीन पे किससे हो रहा है, 21 से। और भी शायद आपने सुना, ये जनरल नॉलेज की चीज है, आप सबको पता होना चाहिए। टेलनेट ये होता है किस पोर्ट से, 23। कोई मुझे बताएगा कि पोर्ट 25 किस चीज का है, पोर्ट 25 किस चीज का है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। पोर्ट 25, गूगल मत करिएगा, साइड स्क्रीन पे। कंप्यूटर में डेटा आने और जाने के लिए
रास्ता चाहिए, एक डोर चाहिए। कंप्यूटर में टोटल डोर जो है वो है 65535 वर्चुअल पोर्ट है। इन सारे पोर्ट की मॉनिटरिंग जो है, आपने सुना होगा फायरवॉल करता है। सारे पोर्ट की जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है? फायरवॉल। फायरवॉल ही डिसाइड करेगा कि कौन गेट से अंदर आएगा, कौन गेट से नहीं जाएगा। तो एचटीटीपी बना हुआ है पोर्ट 80 के इन और आउट होने के लिए। किसी को कोई आइडिया पोर्ट 25 किसके लिए बना हुआ है? तो टेलनेट बना है 23। टेलनेट होता है रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, जैसे आप टीम व्यूअर एनीटेक्स यूज करते हैं। तो जो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरे पास कोई आंसर नहीं आया, वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर एक जनरल नॉलेज है जो आपको इंटरव्यू के लिए याद होना चाहिए। आप जब मेल भेज रहे हैं, मेल मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल जो आपकी मशीन से इन और इन आउट हो रही, सॉरी, मेल ट्रांसफर आउट हो रही है, वो किस पोर्ट से हो रही है? 25। फिलहाल अभी इसमें आगे नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर पोस्टग्री को मैं नेटवर्क पे एक्सेस करूंगा तो उसका पोर्ट नंबर क्या आएगा? 5432। आप चाहे तो इस पोर्ट नंबर को बदल सकते हैं, पर बदलना किसी को भी नहीं है। मेरे पास कितने डोर हैं? 65535, और उन पोर्ट में से 99% डोर पे लॉक लगा हुआ है या वो अनयूज्ड है। तो वो ये बोल रहा है कि एक डोर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो पोस्टग्री को अगर नेटवर्क पे एक्सेस करना है तो किस पोर्ट से एक्सेस करेंगे? 5432। कोई भी इस पोर्ट को चेंज नहीं करेगा। यहाँ भी कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स में इंस्टॉल भी हो जाएगा। जब तक ये सेटअप चल रहा है मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये पोर्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो फिर से भी पूछ सकता है। सब लोग अभी ऑनलाइन है ना, कि ऑन करके गायब हो गए? हाँ चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ बोला जा रहा हूँ, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा है। तो पोर्ट के बारे में किसी के कोई डाउट हो या कुछ हो, जब तक ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। कोई बता पाएगा कि फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है? फायरवॉल और एंटीवायरस, चाहे तो वो अपना ऑडियो भी यूज कर सकता है या चैट विंडो पे भी लिख सकता है। कोई किसी को कोई, क्या दोनों सेम है फायरवॉल और एंटीवायरस? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ फायरवॉल। फायरवॉल ये होता है कि आपने अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है और वो डिसाइड कर रहा है कि किसको घर के अंदर आने देना है और किसको अंदर आने नहीं देना है। जो सिक्योरिटी गार्ड है बेसिकली हमारे कंप्यूटर का, उसको हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल। उस सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बोला कि मेरे घर में जो डोर है उन सबको तुम्हें देखना है। उस कितने पोर्ट घर में डोर है? 65535। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि एक डोर 80 है जिससे यही आएगा, कोई और नहीं आएगा। ये डोर 21 है जिससे FTP आएगा, कोई और नहीं आएगा। और इसके अलावा जो डोर है सब में क्या लगा है? लॉक लगा हुआ है। तो अगर कोई इलीगल तरीके से लॉक ओपन करने की कोशिश करेगा या कोई इलीगल तरीके से 80 में HTTP की जगह कोई और एंटर होगा, तो ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? फायरवॉल। तो किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर आने नहीं देना है, ये काम किसका है? फायरवॉल का। एक बार अंदर आ गया, अब उसको चेक करना कि वो गलत है कि सही है कि क्या चीज है, तो वो काम किसका है? हमारा एंटीवायरस का। जैसे अभी आपने मास्क लगा के रखा है, वो बेसिकली आपका फायरवॉल है, मास्क जो है आपका। ठीक है। और अगर कुछ अंदर आ गया तो फिर काम तो फिर प्लाज्मा और एंटीवायरस का ही है। मेरे ख्याल से आप जल्दी समझ गए होंगे। चलिए ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं एक और ऑप्शन आपको बता रहा हूँ।
जब भी कोई प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ ये आपको किसी भी बुक में या किसी भी ऑनलाइन उस पर नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते समय हमको 3 टर्म्स पे सोचना है। क्या लिखा है देखिए मैंने? मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट। जैसे सपोज आपसे किसी ने बोला, ठीक है आप बीए कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बना दो। तो आपको सबको पता है प्रोजेक्ट की 3 कैटेगरी, या तो मोबाइल पे, या तो वेब पे, या तो डेस्कटॉप नेटवर्क पे। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि चलिए एक शॉपकीपर ने बोला यार मुझे जो बिलिंग करनी है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो। तो हम कहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे और कहाँ से हम इसको डिजाइन करेंगे, मतलब एनालिसिस पार्ट में क्या करेंगे? जो एनालिसिस पार्ट होता है वो बेसिकली हाँ, तो जो एनालिसिस पार्ट, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? एक बार फिर से बता दिए, जो सा सिस्टम से अलग हो गया था। Yes, sir. देखिए जो एनालिसिस पार्ट होता है, मैं फिर से एक बार आपसे बता रहा हूँ कि सपोज किसी रेस्टोरेंट वाले ने बोला, किसी शॉपकीपर वाले ने बोला कि मेरे लिए एक आप क्या बना दो, सॉफ्टवेयर बना दो। तो आप उसमें क्या करेंगे? तो आपको 3 चीज ग्राउंड पर डिसाइड करना है। पहला ग्राउंड जो है वो क्या है हमारा? मास्टर। मास्टर का मतलब होता है, सुनते चलिएगा लिखते चलिएगा जो भी आपको करना है। मास्टर का मतलब होता है जो भी चीजें फिक्स्ड हैं या रॉ मटेरियल, जो भी चीज फिक्स्ड है, रॉ मटेरियल, या जो रियरली चेंज होती है। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपके पास रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें पहले से फिक्स्ड है। अब मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट अब क्या है? डेटाबेस हैंडलिंग। तो क्या क्या चीजें हमारी फिक्स है? रेस्टोरेंट का नाम एड्रेस फिक्स है, रेस्टोरेंट का मेन्यू फिक्स है, वेटर फिक्स है, नंबर ऑफ टेबल फिक्स है। तो जो चीजें रियरली चेंज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेटर चेंज नहीं होंगे, एम्प्लॉय चेंज नहीं होंगे, मेन्यू चेंज नहीं होगा, पर वो रियरली चेंज होगा। तो जो भी चीजें फिक्स हैं, जो भी चीजें हमारी रॉ मटेरियल जिनके बेस पे हमारा पूरा बिजनेस है, या जो रियरली चेंज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर। तो मैंने बोला रेस्टोरेंट का अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले मास्टर में गया और मैं पहले एक बनाऊंगा, एक फॉर्म जो अभी तक आप सिंगे बनाते थे, एक फॉर्म में बनाऊंगा होटल इंफॉर्मेशन का, जिसमें होटल का नाम एड्रेस फोन नंबर सब कुछ आएगा। फिर मैं एक बनाऊंगा, किसी को कोई भी डाउट है ना पूछता चलेगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये चीज जो समझा रहा हूँ आपको, ये विंडो वेब मोबाइल सबके लिए कॉमन है और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग है। एक बनाऊंगा मैं एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर का मतलब है जहाँ पे ऐड भी होगा, एडिट भी होगा, डिलीट भी होगा, लेकिन क्या? एम्प्लॉय। रोज रोज नए एम्प्लॉय नहीं आएंगे, रोज रोज एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं होगी, रोज रोज चेंज नहीं होगी। तो होटल की इन्फॉर्मेशन का मतलब है होटल का नाम एड्रेस फोन नंबर। एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय का एड्रेस नाम फोन नंबर। इन सबके अपने माइंड में आप थोड़े फॉर्म भी सोचते चलेगा। एक एम्प्लॉय एंट्री का फॉर्म होगा, एम्प्लॉय लिस्ट का फॉर्म होगा, एम्प्लॉय एडिट का होगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? मेन्यू मास्टर। जब आप होटल में जाते हो मेन्यू देखते हो तो कौन सा आइटम किसका है? हाँ अभी होटल में नहीं जाते। हाँ बिल्कुल सही है ये विजय। मास्टर में हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ साथ, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एक कैटेगरी है कि क्या चीजें फिक्स है जिसके बेस पे हमारा पूरा बिजनेस चलेगा। तो सपोज आपने ये सोचा कि यार बीए करके कुछ नहीं हो रहा है, चलो रेस्टोरेंट ही खोल लेते हैं। हाल भी तो वो, अब तो खैर वो भी मतलब नहीं है, बेचारे रेस्टोरेंट भी 2 महीने से बंद है। तो हमने ये सोचा कि हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो रेस्टोरेंट के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? तो हमारे पास एक प्लेस है, होटल का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर, जो जो चीजें फिक्स है हमारी।
एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे पहले, मेन्यू हो जाएंगे हमारे पे, लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन किसकी? सिर्फ रॉ मटेरियल की और फिक्स जो चीज़ें उनकी। तो मेन्यू मास्टर में हमारा क्या आएगा भैया कि हाँ, एनालिसिस के साथ साथ बिल्कुल सही है, एनालिसिस के साथ साथ हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करते हैं, बिल्कुल सही है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम मास्टर में भी करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम ट्रांजेक्शन में भी करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम रिपोर्ट में भी करेंगे। अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग किसकी कर रहे हैं? जो जो चीज़ें हमको रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए। तो एक एम्प्लॉय हो गया, एक मेन्यू हो गया, फिर हमने इसमें क्या लिया? टेबल मास्टर, कि हमारे रेस्टोरेंट में कितनी टेबल है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। अच्छा, मास्टर क्यों बना रहे हैं? कभी कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम मास्टर क्यों बना रहे हैं? हम मास्टर इसलिए बनाते हैं कि हमने जैसे सपोज एक रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बनाया और जब वो चल गया, सब कुछ हो गया, तो बगल वाला रेस्टोरेंट वाला भी तो बोलेगा यार हमको भी चाहिए। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सी क्या बनाई है, एक मोबाइल ऐप बनाई है, ठीक है, उसमें भी यही है कि कोई भी सामान आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो उसका एक मैंने क्या बना दिया है? मास्टर बना दिया है। आप अपने प्रोडक्ट की एंट्री करो, रेट करो, डिस्काउंट करो, ये करो। तो जो जो चीज़ मेरे प्रोडक्ट हो गए, एंट्री हो गई, वो सब चीज़ें, उसके रॉ मटेरियल हो गई, तो वो सब चीज़ें मेरी क्या जाएंगी? मास्टर में जाएंगी। तो जब यही सॉफ्टवेयर बगल वाले रेस्टोरेंट को लगाएंगे, तो बगल वाले रेस्टोरेंट में लगाने के लिए मैं फिर से रीराइट कोड नहीं करूंगा। बगल वाले रेस्टोरेंट में मैं होटल इन्फो वाले फॉर्म में जाऊंगा, जिसमें होटल की इंफॉर्मेशन को री एंटर कर दूंगा, मतलब उस होटल के अकॉर्डिंग उस होटल के नए जो एम्प्लॉय उनको एंटर कर दूंगा, उस होटल के मेन्यू की एंट्री कर दूंगा, उस होटल के टेबल की एंट्री कर दूंगा। तीसरे होटल में जाएंगे, उस तीसरे होटल की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की, मेन्यू की। मतलब बनाना एक बार है, लेकिन लगाना हर उस जगह है जहां पे ये ऐसा काम होता है। तो ये बेसिकली आप इसको सॉफ्टवेयर में सोचिए, आप इसको क्या सोचिए? प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे अभी हमारी कोचिंग की एक प्रोडक्ट है, कोचिंग की एक प्रोडक्ट है, चाहे तो उसी चीज को 10 मिनट के अंदर किसी दूसरी कोचिंग में भी लगा दें। तो होटल की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय मास्टर की इन्फॉर्मेशन, मेन्यू मास्टर और टेबल मास्टर, ये हमारी चीजें क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, अभी मैं फिर से पूरा इसको कंक्लूड करूंगा। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डरिंग हो रही है। ट्रांजेक्शन का मतलब है जहाँ पे इनवॉइस है, बिल है। मैं आपको बताता हूँ, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर किया, तो जब आप किसी ऑर्डर को ऑर्डर करेंगे, तो आप किसी ना किसी वेटर को बुलाएंगे, मतलब वो वेटर की एंट्री पहले कहाँ से होगी? एम्प्लॉय मास्टर। आपने वेटर को बुलाया, उसके बाद उससे आपने मेन्यू मांगा, तो वो मेन्यू की एंट्री का मेन्यू कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? मेन्यू मास्टर से। आपने मेन्यू देखकर कुछ ऑर्डर प्लेस किया, तो वो कहाँ जा रहा है? ऑर्डर में। आपने जो भी, आप ऐसा तो कर नहीं सकते मेन्यू को देख के ही ऑर्डर करेंगे, अपने हिसाब से तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकते। और जब आप रेस्टोरेंट पे गए, तो आपने किसी न किसी टेबल को सिलेक्ट किया, किसी एम्प्लॉय को कॉल किया और कोई मेन्यू से देख के ऑर्डर किया। हमारी जैसे ना जाने कितने कस्टमर दिन भर में आके चले गए। अच्छा, सबने ऑर्डर दिया, लास्ट में सबको क्या मिल गया? बिल मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर पे हमने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाई हो, फिर 10 कोल्ड ड्रिंक पे 2 चाय, फिर ये चीज सब मंगाया। तो उनको याद रखिए, टेबल नंबर 1 का ऑर्डर है, आपको फाइनली एक क्या मिल जाएगा? बिल। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने 2 कोल्ड ड्रिंक दिवाई, फिर 4 कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो आपको बिल पे सीधे 6 कोल्ड ड्रिंक ही आएगा। तो आप कितना भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑर्डर रहेगा वो पूरा बेस किसके रहेगा? मास्टर का। मान लीजिए मेरे मेन्यू में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो कस्टमर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी नहीं कर सकता। मेरी मास्टर हमारा बिल्कुल सही है, रीयूजेबल होगा। हम प्रोजेक्ट को एक बार बनाते हैं और उसको लगाते हैं। जैसे मैं आपको अपने ही बारे में बताता हूँ, मैंने दवा बाजार का सॉफ्टवेयर बनाया था लगभग 15-16 साल पहले, और उससे भी पहले मेरे ख्याल से। तो मैंने एक बनाया। अब दवा बाजार की बात करूं, तो दवा बाजार में तो आप गए भी होंगे, अभी अगर देखा हो तो करीब 300 दुकानें सिर्फ सिविक सेंटर में थी। मतलब जबलपुर इतना बड़ा हब था। तो उसमें क्या होता है, अब दवा बाजार में क्या, सारी मेडिसिन स्टॉक की एंट्री। तो दवा बाजार में भी क्या होगा? उनकी शॉप की इन्फॉर्मेशन होगी, उनके एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, और वो हर मेडिसिन की दुकान में हर मेडिसिन नहीं मिलती। तो जितने टाइप की मेडिसिन में वो डील करते हैं, सीरप में डील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब कुछ क्या हो गया? एक बार मैंने बना दिया। तो फर्स्ट फर्स्ट शॉप वाला अपनी एंट्री करेगा, सेकंड शॉप वाला अपनी एंट्री करेगा, थर्ड शॉप वाला अपनी एंट्री करेगा। फिर लोग आएंगे, उनमें से मेडिसिन का ऑर्डर करेंगे, उनकी बिलिंग होगी, ऑर्डरिंग होगी, बिलिंग होगी, ऑर्डरिंग होगी, बिलिंग होगी। बनाया मैंने एक, लगाया 300 टाइम्स। मुझे उसके लिए मुझे वो नहीं करना पड़ा कि बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा। सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात तो यही है,
जैसे अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, है ना, इन्फोसिस का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बिकता है, वो है बैंकिंग। आप एचडीएफसी बैंक जाओ, चाहे इंडसइंड बैंक जाओ, प्राइवेट की बात करो, चाहे आईडीबीआई जाओ, आपको तीनों जगह, और भी मोस्टली जगह जितने इतने सारे बैंक खुल गए, बंधन बैंक और पता नहीं क्या क्या, आप किसी भी बैंक में जाओ, आपको उस बैंक का सॉफ्टवेयर एक ही दिखेगा। इसलिए एम्प्लॉय को भी स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस ने क्या किया, एक बार बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया कि भैया बैंक में क्या क्या होता है, क्या चीज है, और उसके बाद हर बैंक को करोड़ों रुपए में सॉफ्टवेयर सेल किया, और ईयरली उसका क्या लेते हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं। किसी मोबाइल कंपनी ने एक मोबाइल बनाया तो उसको वो एक ही बार बेच पाएगी, तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको वो कॉपी पेस्ट करके एन नंबर ऑफ टाइम बेच सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मास्टर। अभी मैं फिर से मास्टर पे आऊंगा। तो ना जाने कितने कस्टमर ने ऑर्डर किया और बिल हुआ, ऑर्डर किया बिल हुआ, ऑर्डर किया बिल हुआ। अब डे एंड हो गया, तो हमको क्या चाहिए, रिपोर्ट हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपोर्ट मतलब किसी भी चीज की समरी, जिसको देखकर हमको 1 मिनट में पता चल जाए कि क्या चीज होती है। जैसे कि आपको रोज न्यूज लगाते हैं और 5 मिनट पता चल जाता है कि ऑल ओवर इंडिया कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, एमपी में कितने, जबलपुर में कितने। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई ग्राफ हो, पीडीएफ हो, पीपीटी हो, आउटपुट दिखाने का एक तरीका। तो मैंने ये बोला, डेली सेल कितनी है रेस्टोरेंट की डेली सेल, उसको ये पता करना है दिन भर में सबसे ज्यादा टोटल सेल कितनी हुई हमारी। तो डेली सेल है तो फिर हमको उसको क्या चाहिए, उसको मंथली सेल भी चाहिए, ईयरली सेल भी चाहिए, क्वार्टरली सेल भी चाहिए। उसने बोला मुझे वेटर वाइज सेल चाहिए, कौन सा वेटर सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। उसने ये बोला मुझे आइटम वाइज सेल चाहिए, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिकता है। तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल पहले से तैयार रखें और सब कुछ। तो रिपोर्ट हमारी क्या हो गई, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर की बनाते हैं तो वो ये बोलता है कि अच्छा ये बताओ डेली कितना, महीने का कितना, वेटर वाइज कितना, आइटम वाइज कितना, आपके लिए कितने लोगों ने लॉग इन किया, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने किया। तो किसी भी चीज की समरी जो है वो रिपोर्ट। तो मास्टर हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड, ये रॉ मटेरियल, एक होटल की इंफॉर्मेशन, ये मैंने होटल का एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय का, मेन्यू का, टेबल का। कोई क्वेश्चन है किसी के, अभी तो बता सकते, नहीं तो मैं इसको कंक्लूड एक बार करूंगा। देखिए एक बार फिर से सुनिए, मास्टर। अच्छा एक और चीज सुनिए, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो जो मास्टर और रिपोर्ट वाला पार्ट है ना, सुनिएगा ध्यान से, अभी ये स्क्रीन डिजाइन तो नहीं कर पाऊंगा। मास्टर और रिपोर्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एडमिन पार्ट, और जो ऑर्डरिंग और इनवॉइस वाला, ऑर्डरिंग ट्रांजेक्शन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं यूजर वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट की साइट पे गए तो आपने कोई प्रोडक्ट देखे और ऑर्डरिंग और बिलिंग किया, तो आप यूजर हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन। लेकिन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, उन प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सब चीजें कहाँ पे की गई है, मास्टर में। हम क्या है, यूजर है। मास्टर को वेब के केस में क्या बोलते हैं, एडमिन। रिपोर्ट को भी क्या बोलते हैं, एडमिन। क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले को तो चाहिए कि उसकी डेली की सेल कितनी है, कौन सा आइटम अभी लोग सबसे ज्यादा मंगा रहे हैं, कौन सा आइटम सबसे कम मंगा रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट दे दें, ज्यादा मंगा रहे हैं तो उसको स्टॉक में उतना रखें। ऐसे कितने कस्टमर हैं जो 1 साल से आई नहीं है, उनको हम ग्रीटिंग कार्ड भेजें या फीडबैक पूछें। जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनको हम ग्रीटिंग कार्ड दें। तो ये सब डिसाइड कैसे होगा, ये सब डिसाइड किसके बेस पे होगा, रिपोर्ट के बेस पे, कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितने किसकी प्रोडक्ट की डिमांड है, ये चीज़। ये चीज़ जब ऑनलाइन पे जाएंगे तो मास्टर और रिपोर्ट हमारा एडमिन पार्ट होगा और ट्रांजेक्शन होगा। ऑनलाइन का मतलब है आप वेब पे या ऐप पे चले गए। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ बनने वाली है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ जैसे सपोज आरजीपीवी कॉलेज है, सो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन स्टोर है। इस कॉलेज में कौन कौन से फैकल्टी है ये भी स्टोर है। किस कॉलेज में, मैं सिलेक्ट कुछ और कर रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, किस कॉलेज में किस ब्रांच की कितनी कितनी सीट है, ये सब पहले से फिक्स है। नंबर ऑफ कॉलेज फिक्स है, कॉलेज की ब्रांच फिक्स है, ब्रांच की सीट फिक्स है। आपने काउंसलिंग में एक सीट बुक की, दूसरे ने काउंसलिंग में सीट बुक की, ऐसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सीट बुक की। फिर रिपोर्ट चाहिए कि टोटल कॉलेज कितना भर गया, कितना खाली है, सीएस कितना भरा है, सीएस कितना खाली है, कौन सा जीजीसीसी, जीजीआईटीएस, ये वो सब कुछ, ग्लोबल पहले भर गया कि ज्ञानगंगा पहले भर गया, तो उसकी क्या होगी, रिपोर्ट होगी। तो रिपोर्ट किसी भी चीज को समरी, ट्रांजेक्शन मास्टर।
ये 3 चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप कोई भी कमर्शियल वेबसाइट और ऐप बनाने के लायक हो जाएंगे। अभी फ्री हो गए हैं तो हाँ, संदेश मास्टर और रिपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एडमिन होता है, लेकिन कब हम जब वेब पे करते हैं। नहीं, एडमिन एडमिन के रोल के अंदर ही मास्टर और रिपोर्ट आता है। एडमिन के और भी बहुत सारे रोल होते हैं। एडमिन का और रोल ये तो जैसे होता है यूजर मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि मेरी वेबसाइट में कस्टमर भी लॉगिन करेंगे और एम्प्लॉय भी लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर का भी रोल होगा, यूजर का भी रोल होगा। एडमिन के दो जो मेन रोल हैं वो मास्टर और रिपोर्ट है। इसके अलावा एडमिन के और भी बहुत से रोल होंगे। ठीक है, अभी मैंने बेसिक रोल लिए हैं, मास्टर और रिपोर्ट, ये एडमिन का ही पार्ट है। ठीक है, और एडमिन के और भी पार्ट आएंगे। यूजर का पार्ट में क्या आएगा, ट्रांजेक्शन आएगा। मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक पीपीटी भी दिखाऊंगा कि कैसे हमको इसको बनाना है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम किसी ने बोला कि सॉफ्टवेयर बना दो तो हम उठे और प्रोग्रामिंग करने बैठ गए। ठीक है, हम उसका ट्रांजेक्शन एंड नहीं, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है, ऑर्डरिंग और इनवॉइस आता है। तो हम ट्रांजेक्शन और ऑर्डरिंग पार्ट, ऑर्डरिंग और इनवॉइस को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन पार्ट। मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, ये 3 ग्राउंड के बेस पे आपको एनालिसिस करना है। तो इस 3 उसके बेस पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, इन 3 के बेस पे ही हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी हो। आप कोई दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं, अगर किसी के पास कोई टॉपिक है तो वो भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक सिंपल शॉप का लेते हैं, कोई भी शॉप है तो उस शॉप का नाम वगैरह क्या है, वो किस किस प्रोडक्ट में डील करता है। ठीक है, किस किस प्रोडक्ट में डील करता है, ये सब हमारा मास्टर रहेगा। लेकिन आप कस्टमर हैं तो आप ऑर्डर है, बिलिंग है, कितना क्या स्टॉक में माल आ रहा है, जा रहा है, और फिर रिपोर्ट शॉपकीपर को कितना सेल हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब चीज़। यही मोबाइल ऐप पे है और यही सब कुछ। और बताइए, और क्वेश्चंस किसी के? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बना सकेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि जब ये लॉकडाउन ओवर होगा तो सबको वेबसाइट के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू सेल करने का चाहिए। मैंने शायद आपको क्लास में बताया नहीं, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट है, उसने वो डिलीवर माय बुक ऐप इंस्टॉल की थी। मतलब अपना ही स्टूडेंट था, कोचिंग का ही स्टूडेंट था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ 2 साल पहले की बात है। तो जब उसने जावा सीखा, मैं आप सबको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने जावा सीखा, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखा मुझसे। तो उसने बोला सर बुक्स की बहुत दिक्कत आती है, जबलपुर के सिर्फ 2 ही लोग बुक्स बेचते हैं। आप भी स्कूल से गुजर चुके हैं, पापा मम्मी को देख चुके होंगे। वो 2 कौन से बुक सेलर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो 2 बुक सेलर में क्या होता है, लाइन लगा के बुक लेनी पड़ती, पैसे भी 2 लाइन। तो उसने सोचा सर मैं डिलीवर माई बुक करूंगा। ठीक है, और उसके लिए तो वहीं क्लास में बैठे बैठे, हर चीज क्लास में बैठे बैठे, सर बुक की एंट्री, बुक की लिस्ट, बुक का ये, ऐसे करते करते मुश्किल से मुश्किल महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर का भी है। ठीक है, और आज की डेट में, लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 2000 कस्टमर थे। लॉकडाउन के पहले फरवरी में 5000 कस्टमर थे। और अभी अभी राइट नाउ करीब 30,000 से ज्यादा कस्टमर हैं जिनको ऑनलाइन बुक की डिलीवरी की गई। उसका उसका बिजनेस ये बन गया है। उसका ही बिजनेस बन गया सिर्फ ऐप से सिर्फ स्कूल की बुक्स को क्या करना, डिलीवर करवाना। और वो भी अभी से जबलपुर था, अब उसने एमपी और काफी बड़ा एरिया कवर किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे एक बिजनेस की शुरुआत होती है। आज की डेट में उसके खुद के 10 एम्प्लॉय हैं जो ये सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो एक बड़ा वो चाहिए, एक कंसेप्ट आया दिमाग में, यार ऐसा होना चाहिए। उसमें भी यही है, मास्टर में हमने सारी बुक की एंट्री करके रखी है, कौन कौन सी बुक है। आप जब जाएंगे तो बुक की लिस्ट दिखेगी, आप ऑर्डर करेंगे और हमको जैसे ही ऑर्डर करेंगे उसको आपको भी एसएमएस, उसको पूरी रिपोर्ट निकलती रहेगी, किसने क्या ऑर्डर किया, सब कुछ किया। तो कंसेप्ट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसमें भी ये लगा है। तो आप भी ऐसा लॉकडाउन में सोच सकते हैं कि यार लॉकडाउन जब खत्म होगा, मतलब मेरा मतलब है कि लॉकडाउन को नेगेटिव ना लेके थोड़ा पॉजिटिव उसमें लिए, फ्री टाइम मिला तो अभी ऐसा क्या प्रोडक्ट तैयार करें आगे के लिए, कंसेप्ट सोचिए। ठीक है, जो आगे चल के वो और भी कस्टमर को वो करेगा। अभी आने वाले इसमें देखिएगा, हर बिजनेस को ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन ये पे आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या आपको लगता है कि जबलपुर में इतने बिजनेस है, इतने लोग हैं, सबके पास ऐप होगी, ये होगा नहीं होगा?
अभी हमने एक नया प्रोडक्ट इंस्टॉल किया है, बहुत सारे लोगों से इंस्टॉल किया है, डेवलप किया है, आकाश पुस्तक सदन का ऑनलाइन वाला, वो भी आप देखिएगा, हमारे ग्रुप ने मिलकर पूरा डिजाइन किया है। तो ये आज इतना ही रखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप ये मेरा PostgreSQL इंस्टॉल हो गया, कैसे रन करना है, क्या रन करना है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। आपका जो आज का असाइनमेंट है उसको वो ध्यान से देख लीजिए। कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, जे फ्रेम आपको डिजाइन करना है, जे फ्रेम आपको डिजाइन करना है जिसमें कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ये वीडियो फिर वही कल 12 o'clock तक ही अपलोड हो पाएगा, उनको नहीं देखा है। इसमें डिजाइनिंग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एप्लेट नहीं, हमको जे फ्रेम ही लेना है। टेक्स्ट एरिया आपको पता है, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, बटन, ये वाला पैनल अलग है जिसको बटन पैनल बोल रहे हैं। ये दोनों भी पैनल है, चॉइस पैनल, ऑप्शन पैनल, जो एक और पैनल के अंदर है, राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, सेंटर पैनल, और सब कुछ इसके अंदर मेन पैनल। ऐसा कुछ डिजाइन करना है हम। और डिजाइन करने के बाद जब आउटपुट मेरा आएगा ना, ध्यान से देखिए, आउटपुट जो मेरा आएगा उसमें जब मैं यहाँ पे चेस मास्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर चेस मास्टर आना भी चाहिए। यहाँ मैं पेमेंट ले रहा हूँ ई कैश, तो ऊपर पेमेंट में लिख के भी आना चाहिए ई कैश। मतलब इनफैक्ट क्लिक पे भी क्या करनी पड़ेगी, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एप्लेट नहीं, एप्लेट मैंने अभी आपको नहीं बताया है। आपको आपको जो है इसको क्या करना है, आउटपुट डिजाइन करना है। कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो पूछ सकता है।